नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर हमारा चल रहा है और उसके अंदर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो और उसके अंदर एलिमेंट्स से उनके ट्रेंड के बारे में स्टडी की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें। पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लें। आपको ये बात मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। रीजन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पर होता है वैलेंशियल वाला, तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, वो हम देखते हैं। इंक्रीजेज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वैसे तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम तक थोड़ी सी इंक्रीज होती है। और इसी तरह से फ्रॉम इंडियम टू थेलियम, यहाँ पर भी थोड़ी सी इंक्रीज होती है ड्यू टू लो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है। आपको ये पता होगा कि इनका जो शील्डिंग का जो इफेक्ट रहता है, एस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में पी, फिर डी और सबसे कम होता है एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या हम यूँ कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, या यूँ बोल दो कि Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है। ऐसा कैसा आप ग्रुप 14 के अंदर भी देख सकते हो, स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम टिन टू लेड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स इन ग्रुप 14। पी ब्लॉक के अंदर ही ग्रुप 15 के मेंबर्स को देखोगे, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है। रीजन आपको पता है, ग्रुप 15 में P3 कन्फिग्रेशन होता है जो कि हाफ फील्ड होता है, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जो हाफ फील्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो रिमूव करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। जो ग्रुप सेकेंड के मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग तरह का होता है। इसी को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स करस्पॉन्डिंग ग्रुप मेंबर्स विच इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। जैसा कि हमने लिथियम और बेरियम के केस में देखा था, एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर रीजन वही वाले रीजन हैं जो हम लोगों ने उनके लिए देखे थे। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आपको पता है जो सेकेंड शेल है उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं सेकेंड शेल के मेंबर्स में। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनका एनोमलस बिहेवियर, उसका रीजन। देखिए, ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें ये एलिमेंट्स हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सेकंड वाले या आप उस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर समझ लीजिए। इनके कोजेस स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी सबशेल, और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, वो भी आप ऐड कर लेना। फिर हम देखें बोरोन, ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है। बोरोन इज टिपिकल नॉन मेटल वेरेस अदर्स आर मेटल। देखिए, जो बोरोन है, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले या पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा था, इसके अंदर थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर होता है, या हम बोल सकते हैं ये मेटेलॉइड है। तो नॉन मेटल तो है लेकिन हल्का सा मेटेलॉइडिक कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है। फिर ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। बोरोन forms ट्राईहेलाइड ओनली, नॉट पेंटाहेलाइड, यानी ये केवल ट्राईहेलाइड ही बना सकता है, पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। ये एब्सेंस ऑफ डी सबशेल की वजह से है, यानी इसके पास में टोटल 4 ही ऑर्बिटल्स होंगे सेकेंड शेल के अंदर, एक तो एस वाला और 3 पी वाले। इसी तरह से कार्बन के लिए देखिए, कार्बन एलोट्रोपी शो करता है, स्मॉल साइज होने की वजह से आपको पता है ग्रेफाइट है, डायमंड है, और बकमिंस्टर फुलरिन वो होता है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, कार्बन शो कैटेनेशन। ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो या स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको इसके न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसी वजह से वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। फिर देखें, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ साथ में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
बना सकता है। हालांकि 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकता है। इसी तरह से आप देखिए नाइट्रोजन के लिए N2 इज गैस बट अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। फिर N2 इज डायटोमिक, अदर आर पॉलीएटोमिक। जैसे एग्जांपल फास्फोरस है, उसी का अगला मेंबर है, वो 4 एटम का कॉम्बिनेशन होकर के एक मॉलिक्यूल बनता है। फिर N2 फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स p pi p pi बट अदर्स डू नॉट। यहाँ जो p pi लिखा है उसका रीजन समझना, नाइट्रोजन के पास में केवल p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन उनके केसेस कम होते हैं। और वहां पे जो डबल बॉन्ड बनते हैं या तो वो d pi p pi टाइप के होते हैं या फिर d pi टाइप के होते हैं। आप लोग ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चंस करके मुझे भेजना। अभी ये वीडियो फिनिश नहीं हो रहा है, हम और आगे बढ़ते हैं। ये अब सेकेंड पीपीटी शुरू हो गई है। इस वाली पीपीटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम देखें, ये आउटलाइंस हम देखते हैं इसमें। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, some important compounds of boron. Introduction, group 13 elements, p block elements which have 3 electrons in last p subshell. General electronic configuration ns2 np1. Group 13 of periodic table is known as boron family, क्योंकि boron पहला मेंबर है तो इसको हम boron family बोलेंगे। Group 13 contains metals and non metals. देखिए आपको ये बता दूं, ये जो लाइन है इसमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत है कि ये जो लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन पी सब शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। अगर देखा जाए तो ns2 np1 लिखा है, तो बोरॉन के लिए क्या होगा 2s2 and 2p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के अंदर है, लेकिन सेकेंड शेल में भी जो पी सब शेल है उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है।